अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो पब्लिश हुआ है 14 जुलाई को और इसका जो टाइटल है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि इंतखाबी इस्लाहात। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि एडिटोरियल किस बारे में है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ होना चाहिए कि नहीं, और उसमें भी उन्होंने तीन तरह के कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है कि वो लोग जो बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान की शहरियत छोड़ देते हैं, एक वो लोग होते हैं, दूसरे लोग वो होते हैं ये ड्यूल नेशनल होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो मतलब काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं लेकिन वो रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं पाकिस्तानी शहरियत। तो अब इसमें इन्होंने बताया गया कि किन किन लोगों को वोट का हक़ होना चाहिए और जिनको नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। ये है कि हमारे पास ये कह रहे हैं कि जी in a welcome move, the government has showed its readiness to withdraw some clauses of the electoral reform bill on which the opposition and the Election Commission of Pakistan had raised objections. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल था जिस पे जो है ना तनकीद की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। तो उस सिलसिले में ये बात कर रहे हैं कि जी इन अ वेलकम मूव कि एक खुश आइंद एक फ़ैसला, एक खुश आइंद कदम है। और उसमें क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ शोड इट्स रेडीनेस होता है हमारे पास कोई विलिंगनेस, इंक्लिनेशन, आप कोई काम करने की हामी भरो। तो उन्होंने कहा एक खुश आइंद कदम में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ शोड इट्स रेडीनेस, कि गवर्नमेंट ने जो है ना अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि वाकई कि हम ये काम करते हैं। और वो काम क्या है, टू विड्रॉ सम क्लॉजेज़, कि उन्होंने कहा ठीक है हम निकाल लेते हैं कुछ शिकें, कुछ क्लॉजेज़ किसके, इस इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल्स के। और क्यों निकाल लेते हैं, ऑन विच द अपोजिशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैड रेज्ड ऑब्जेक्शंस, जिस पे अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या है वो एतराज़ात उठाए थे। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा ये फ़ैसला अच्छा है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम वो क्लॉजेस जिस पे एतराज़ है अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो हम उधर से बिल से निकाल दें। अच्छा, अब इस सिलसिले में आगे क्या कदम उठाए गए हैं। During a meeting of the Senate Standing Committee on Parliamentary Affairs, Minister of State Ali Mohammed Khan said the government would not pursue anything which is against the Constitution. अच्छा, उन्होंने कहा सेनेट की मीटिंग के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसकी मीटिंग के दौरान जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट वुड नॉट परस्यू एनीथिंग, कि गवर्नमेंट जो है ना किसी वो चीज़ नहीं लेकर आएगी, उस चीज़ के पीछे नहीं जाएगी विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या है मुनाफी है कॉन्स्टिट्यूशन के या आइन के। क्योंकि यही कहा जा रहा था कि वो जो बिल आया है हमारे पास इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, उसमें ऐसी शिकें हैं जो क्या हैं आइन से मुनाफी है। तो यही अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि हुकूमत कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी जो क्या होगा, मुनाफी होगा आइन से। अच्छा, इस सिलसिले में आगे देखें कमेटी ने और आगे क्या किया है। द कमेटी हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ गोइंग ओवर ऑल द क्लॉजेज ऑफ द बिल वन बाय वन। अब कमेटी ने क्या शुरू कर दिया है, द प्रोसेस ऑफ गोइंग ओवर ऑल द क्लॉजेज ऑफ द बिल वन बाय वन। गोइंग ओवर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास किसी चीज़ को ये थॉरो एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना। तो मतलब ज़ाहिर है जिन क्लॉजेस पर एतराज़ था उन्होंने एक एक करके जो है वो तमाम क्लॉजेस को ये कमेटी ने देखना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो क्या थी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज क्लॉजेस pertains टू गिविंग द राइट टू वोट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। अच्छा, अब इस पूरे बिल में अहम क्लॉजेस किससे थे, वो थे पर्टेन्स, किससे करते थे, पर्टेन करने का मतलब होता है किससे मुतालिक, कि सबसे अहम क्लॉजेस थे वो किससे मुतालिक थे, वो थे टू गिविंग द राइट टू वोट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, की जो राइट देना था, हक़ देना था वोट देने का, किसे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उन्हें वोट देने का हक़। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस उससे मुतालिक थे। अच्छा, आगे करेंगे जी, PTI गवर्नमेंट हैज़ fervently pushed for this initiative while the opposition, although it agrees with the principle, wants greater clarity on the issue. उनका जो PTI गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, fervently pushed for this initiative। fervently होता है कोई चीज़ बड़े इंथुजियाज़म के साथ करना, कोई चीज़ पैशनेटली करना कि नहीं भाई ये काम करना है। तो PTI गवर्नमेंट ने भी बड़े fervently क्या किया था, पुश फॉर दिस इनिशिएटिव। पुश यहाँ पे क्या मतलब है कि आप पुश को आप कह लो, उसको आप यहाँ पे कह लो कि जी डिमांड समथिंग रिपीटेडली, ठीक है। तो PTI गवर्नमेंट ने भी बड़ी गर्मजोशी से बार बार ये बात डिमांड की थी कि भाई ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है उनको वोट देने का हक़ होना चाहिए। और यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड की थी, पुश किया था,
फॉर दिस इनिशिएटिव, के इस पहल के लिए कि इस इक़दाम के लिए कि वोट देने का हक़ दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वाइल द अपोजिशन, जबकि अपोजिशन जो थी ऑल्दो इट एग्रीज़ विद द प्रिंसिपल, कि अगरचे वो एग्री करती थी अपोजिशन विद द प्रिंसिपल के इस आइडिया से कि जो उनको हक़ होना चाहिए, वांट्स ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द इशू, लेकिन वो मज़ीद वजाहत उसमें क्या कह रहे हैं कि वो एग्री करते हैं प्रिंसिपल, लेकिन वो चाहते हैं मज़ीद वजाहत, मज़ीद क्लैरिटी ऑन द इशू कि भाई किस तरह हमने वोट देना, आगे हम देखेंगे किस तरह उसको क्लासीफाई किया जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। उन्होंने कहा जी सच क्लैरिटी इज़ एसेंशियल, उन्होंने कहा इस तरह की वजाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोजल, क्योंकि उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा पहलू हैं इस सारे प्रपोजल के कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने का हक देना चाहिए कि नहीं। दैट नीड टू बी थॉरली डिबेटेड, इसको क्या है, ज़रूरत है कि उसको थॉरली नीड टू बी थॉरली डिबेटेड, यानी कि ज़रूरत है कि उसको बहुत ज़्यादा उसको जांचा जाए, डिबेट की जाए, उस पर बहस की जाए। थॉरली होता है मुकम्मल तौर पे, जामे तौर पे, तो जामे तौर पे है ना उस पर हम डिबेट करें, उस पर बहस करें। तो उन्होंने कहा इसलिए बहुत ज़रूरी है इस ये क्लैरिटी जो है ना सारे इशू पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आगे डिवाइड करेंगे जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसको इन्होंने किस तरह यहाँ पे डिवाइड किया ये देखते हैं। उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज अ टर्म गोज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इसको उन्होंने कहा हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें पहली हमारे पास क्या है, उसमें पहली हमारे पास है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और POC होल्डर्स, ये हमारे पास क्या हैं, POC होल्डर्स। और ये कौन लोग होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। ये POC होल्डर्स हैं, उनका ये वो लोग होते हैं वो हैव सरेंडर्ड देयर पाकिस्तानी नेशनलिटी, सरेंडर होता है किसी चीज़ छोड़ देना, उन्होंने जिन्होंने छोड़ दी है पाकिस्तानी नेशनलिटी, बट आर फैसिलिटेटेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लेकिन उनको सहूलत दी जाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से थ्रू दिस कार्ड फॉर ट्रैवल एंड अदर पर्पजेज़। अगरचे वो ये छोड़ चुके होते हैं शहरियत पाकिस्तान की, लेकिन जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें सहूलत देती है इस कार्ड के ज़रिए, किस चीज़ के लिए, ट्रैवल के लिए और एंड अदर पर्पजेज़, ठीक है। तो एक तो ये लोग होते हैं जो बिल्कुल छोड़ दिया होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है इस पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के थ्रू। अच्छा, सेकंड कैटेगरी अब हम देख लेते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है, सेकंड कैटेगरी हमारे पास है इज़ दोज हु होल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और नाइकॉप। अच्छा, अब यहाँ पे वो लोग हैं जो क्या है उनके पास होता है नाइकॉप, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। अच्छा, अब ये कौन से लोग हैं, मैनी ऑफ हुम आर ड्यूल नेशनल, तो ये ड्यूल नेशनल्स होते हैं, यानी पाकिस्तान की भी इनकी नेशनलिटी है और बाहर दूसरे मुल्क गए होते हैं उनकी भी नेशनलिटी होती है। ड्यूल यानी दो हो गए ना, तो ड्यूल नेशनलिटी इनके पास होती है। अच्छा, अब इस जो है हमारे पास नाइकॉप जो सेकंड कैटेगरी है उसमें क्या होता है, अच्छा, उन्होंने कहा दिस कार्ड इनेबल्स दीज इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल विद ईज टू पाकिस्तान, और उन्होंने कहा ये कार्ड मदद करता है इन इंडिविजुअल्स को कि वो सफ़र कर सकें आसानी के साथ, कहाँ पे, पाकिस्तान। अच्छा, ये 2 कैटेगरीज हो गई। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास है ये, द थर्ड कैटेगरी आर दोज हु आर वर्किंग अब्रॉड बट रिटेन देयर पाकिस्तानी नेशनलिटी। उन्होंने कहा तीसरी कैटेगरी वो है जो काम कर रहे होते हैं बाहर बट रिटेन देयर पाकिस्तानी नेशनलिटी, रिटेन होता है बरकरार रखना, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है वो बाहर ज़रूर जाते हैं लेकिन क्या बरकरार रखते हैं अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी, शहरियत। अच्छा, अब ये 3 कैटेगरीज डिफ़ाइन कर ली। अब देखते हैं कि किन 3 कैटेगरीज में से किसको वोट देने का राइट होना चाहिए। These 3 categories need to be discussed separately in respect to provision of voting rights। उन्होंने कहा वोटिंग राइट्स के वाले से अगर हम बात करें ना कि भाई किसको हक होना चाहिए, तो ये तीनों कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको हमें सेपरेटली डील करना पड़ेगा कि किसको राइट होना चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं जी दोज पीपल हु हैव सरेंडर्ड, अब वो बारी बारी जो 3 कैटेगरीज ऊपर बयान किए ना उनको बारी बारी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने कहा दोज पीपल हु हैव सरेंडर्ड देयर पाकिस्तानी नेशनलिटी पे टैक्सेस इन देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड आर एलिजिबल वोटर्स इन द कंट्री। अच्छा, यहाँ तक रुक के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा वो लोग जो छोड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं पाकिस्तान की नेशनलिटी और वो टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस इन देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उस कंट्री में जहाँ पे वो रहते हैं, एंड आर एलिजिबल वोटर्स इन द कंट्री, और वो दूसरे मुल्क में जो है ना वो अहल होते हैं वोट देने के। तो उन लोगों के बारे में ये पहली कैटेगरी उस वाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो क्या है, दे आर नाउ सिटीजन्स ऑफ may not have a very strong case for being enfranchised as Pakistani voters।
तो अब ज़ाहिर है अब एक बंदा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान नेशनलिटी छोड़ दी है, वो दूसरी जगह रह रहा है और वहीं पे टैक्सेस दे रहा है, वहीं पे उसके वोटिंग राइट्स भी है, तो मे नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर बीइंग एनफ्रेंचाइज्ड एज पाकिस्तानी वोटर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है कि वो कहें कि जी हमें वोट दिया जाना चाहिए किस तरह पाकिस्तानी वोटर्स के तौर पे। ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ आपने छोड़ दिया है, वो जो दूसरा कार्ड है वो तो सिर्फ उनकी सहूलत के लिए होता था ना, तो लेकिन जो पहली कैटेगरी है इसमें कह रहे हैं कि जी इनके पास स्ट्रॉन्ग केस नहीं है कि इनको वोटिंग राइट्स दिए जाएँ। दूसरी कैटेगरी देखते हैं। The dual nationality holders have also taken an oath of allegiance to another country and therefore a case can be made against their qualification to vote in Pakistan. तो उन्होंने कहा ये ड्यूल नेशनलिटी होल्डर्स भी हैं, ठीक है, ये दोहरी शहरियत रखते हैं। हैव ऑल्सो टेकन एन ओथ ऑफ एलिजेंस, एलिजेंस होता है वफादारी, कि उन्होंने कहा उन्होंने भी लिया होता है ओथ हल्फ किस चीज़ का, कि हम वफादार रहेंगे टू अनदर कंट्री, दूसरे मुल्क के साथ जो है ना वो हम वफादार रहेंगे। एंड देयरफॉर अ केस कैन बी मेड अगेंस्ट देयर क्वालिफिकेशन टू वोट इन पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा इनके खिलाफ भी है ना कि ये केस बनाया जा सकता है कि भाई ये क्वालिफाई नहीं करते कि ये वोट दें। तो ये पहली फर्स्ट कैटेगरी को भी आउट कर रहे हैं, सेकंड को भी आउट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ क्या बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो नेशनल्स होते थे उस हवाले से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ ऑन रिकॉर्ड एज हैविंग अपोज्ड अलाउइंग ड्यूल नेशनल्स टू वोट इन पाकिस्तानी इलेक्शंस व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन। उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, कोई चीज़ आप पब्लिकली कह दो, ज़ाहिर सबको पता हो। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी है ना वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने एतराज़ किया था इजाज़त देने की इन ड्यूल नेशनल्स को कि वो वोट दें पाकिस्तानी इलेक्शंस में, कब, जब वो अपोजिशन में थे। ठीक है, अच्छा, अब पहली दो को तो इन्होंने कह दिया कि भाई उनका इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है कि उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं, लेकिन जो थर्ड वाली कैटेगरी है ना वो, क्योंकि वो लोग सिर्फ जाते हैं बाहर, ठीक है, और रिटेन रखते हैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी, तो इस थर्ड कैटेगरी के लिए क्या कह रहा है हमारे पास एडिटोरियल, ये कह रहा है कि जी दोज पाकिस्तानीज हाउएवर who retain their nationality and are working abroad have the strongest case to be allowed to vote in Pakistan. उनका वो पाकिस्तानी साहम जो क्या है रिटेन कर रखते हैं, बरकरार रखते हैं अपनी नेशनैलिटी, शहरियत, एंड आर वर्किंग अब्रॉड, और वो काम कर रहे हैं बाहर, हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट केस, यानी सबसे उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट केस है। वो ये कह सकते हैं कि भाई हमें है ना वो क्या किया है, टू बी अलाउड टू वोट इन पाकिस्तान, की इजाज़त दी जाए कि हम वोट दे सकें पाकिस्तान में। अब कह रहे हैं जी दीज आर वेटी मैटर्स। वेटी मैटर्स कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। वेटी मैटर्स होता है रिक्वायरिंग सीरियस थाट, मतलब ऐसे मसाइल, ऐसे आप कह लें कि जी ये सारे पहलू होते हैं जिनको क्या है बहुत ज़्यादा, जिन पे बहस की जाने की ज़रूरत है। एंड लेजिस्लेटर्स शुड डिबेट देम थॉरली, और का जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें भी लाजमी क्या है इस बात पे बहस करनी चाहिए थॉरली, मुकम्मल तौर पे। ये नहीं कि आप ऊपर से ज़रा सी बात कर लो कि सिर्फ वोटिंग राइट्स देने हैं किसी को देने। उन्होंने कहा ये बड़े अहम मौजूआत हैं, इन पर क्या है बहुत ज़्यादा डिबेट की जानी चाहिए, बहस की जानी चाहिए। कब, बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू इंक्लूड इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म, इससे पहले कि आप इंक्लूड करो कि भाई किस चीज़ को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में शामिल करो। ये ना हो कि बाद में आपको भाई नहीं होना चाहिए था, जिस तरह यहाँ पे बात करें कि जी वो पहली दो कैटेगरीज हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, बनस्बत उनके जो थर्ड कैटेगरी है सिर्फ बाहर गई होती है अब्रॉड और रिटेन करते हैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इस पर बहस की जाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप जो हो ये सारी इस्लाहात को शामिल करो इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल्स में। यो क्या है दैट विल बिकम लॉ, यो क्या है लॉ का हिस्सा बन जाएगी आफ्टर द रिवाइज ड्राफ्ट इज़ अडॉप्टेड, जब इस रिवाइज ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया जाएगा किसकी जानिब से, बाय द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इनकी जानिब से जब अडॉप्ट किया जाएगा तो ये क्या है एक कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पर अच्छे तरीके से थॉरली जामे तौर पे बहस कर लें कि किस किस ओवरसीज़ पाकिस्तान में भी जिस तरह ने तीन क्लासिफिकेशन की हैं कि किसको जो है ना वो वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था बेसिकली, ये थर्ड कैटेगरी वाले जो हैं उसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि जी उनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है कि उनको वोट देने का हक दिया जाए। ठीक है, तो ये तो एडिटोरियल, और बाकी ये मीनिंग्स मैंने लिखे थे, ये आपने देखने हो तो WPS ऑफिस से देख लीजिएगा। ये मेरा ये चैनल है youtube.com/donnews editorials, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। और ये डिक्शनरी नहीं होती, ये मैंने खुद नोट्स लिखे होते हैं, आप लोग खुद भी इस तरह PDF को एडिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सवाल ये होता है कि जी कोई ऑनलाइन डिक्शनरी है, ये ऑनलाइन डिक्शनरी नहीं होती, मेरे अपने नोट्स होते हैं। आप कोई भी इसका PDF एडिटर लें और उसके मीनिंग देखें, और एज अ कमेंट जो है ना आप इसमें PDF को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।